इन्वॉल्व हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन आज अगर हम पाकिस्तान की सियासत की सिर्फ बात करें तो बहुत अहम मौज़ूआत जो हैं वो सरफ़ नज़र हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि शायद लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते या ध्यान नहीं देना चाहते, या शायद ऐसा भी है कि उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान में सेहत के हालात पर। हमने इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स करते हैं हम इस तरह के, तो लोग बड़ा लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है पिछले कई अरसे के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं, आज के दौर में बात कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अब लोगों का कंसर्न है, लोग समझते हैं, अहमियत देते हैं इन तमाम तर मौज़ूआत को। सेहत का शोबा पाकिस्तान में हमेशा से, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ज़ुबूहाली का शिकार है। मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, आई एम श्योर काम भी होता होगा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। वफाकी वज़ीर सेहत जो हैं इस वक्त जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, आज हमने ज़रा उनसे वक्त लिया है और उनसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं और समझते हैं कि इसको बेहतर तरीके से चलना चाहिए, लेकिन क्या पिछली हुकूमतों में से किसी को ख्याल ना आया कि ये किस किस्म का सिस्टम है जो हेल्थ केयर सिस्टम है और इसमें कितना कोलैप्स करता जा रहा है? क्योंकि खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि ये सिक सिस्टम है, अगर ये सिक सिस्टम है तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये बुनियादी सवाल है। मुझे इल्म है कि आप यकीनन ये भी जानना चाहते हैं कि MQM पाकिस्तान जिस बलदियाती तरमीम की बात कर रही थी वो कहाँ रह गई है, तो इस पर भी सवाल होगा। और ये तो हम जानना ही चाहेंगे कि बानी MQM पर जो तनकीद कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं? इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वफाकी वज़ीर सेहत, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब, सवालात बहुत हैं, लेकिन मैंने इब्तिदाइया में कहा कि एक अहम तरीन मौजू होता है सेहत का, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये सेहत का मौजू हो, तालीम का मौजू हो, ये हमेशा सेकेंडरी ही रहा है। क्या आप समझते हैं कि आपके आने से क्या ऐसा बेहतर हो रहा है, या आप ये भी बताइएगा मुझे इसमें साथ साथ, क्या जितनी भी पिछली हुकूमतें आई जिसमें शायद आप भी हिस्सेदार रहे, क्या पिछली हुकूमतों को कोई ख्याल ही ना आया कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना ज़ुबूहाली का शिकार है और आप जैसी तवाना शख्सियत जब है तो वो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है? इससे पहले आप समझते कि हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो उसको बेहतर करते, या आज आप कह रहे हैं चलो अब मैं ही कर रहा हूं तो शुरुआत यहीं से ही समझें? फिर देखिए, मैं पिछली जमातों ने क्या किया इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो हम कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन ठीक कर रहे हैं, उसका विजन हमारा जो है बड़ा क्लियर है और हमने जो है वो इस हेल्थ केयर निज़ाम को पहले समझा है, उसके बाद हमने बोलना शुरू किया। और हेल्थ केयर का निज़ाम, जब आप हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर बेसिकली प्रिवेंशन का नाम है, इंसान को मरीज़ बनने से बचाने का नाम है। हेल्थ केयर जो है बच्चों की पैदाइश में वक्फे का नाम है, उनको फिर अगर पैदा हो जाते हैं तो फिर उनको जो है वो 13 बीमारियों से बचने के जो टीके लगाए जाते हैं उनको टीके लगवाने का नाम है। फिर जब वो पानी पीना शुरू करें तो उनको साफ़ पानी पिलाने का नाम है। उसके बाद फिर जब आप किसी मोहल्ले का सिवेज जो है वो निकल कर अनट्रीटेड जो है वो जाता है तो सिवरेज ट्रीट करके फिर मोहल्ले से बाहर फेंकने का नाम है। नदी नालों में जो है वो अनट्रीटेड सिवरेज ना जाए ताकि वो किसी के पानी में जाकर ना मिले। फिर जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है, सफाई का निज़ाम है, ये उसकी बात है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा सब कुछ मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है, हेल्थ का इकोसिस्टम बनता है। अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की बारी बाद में आती है। हॉस्पिटल में तो जो लोग आते हैं वो तो मरीज बन के आते हैं, वो तो फिर सिक केयर हो जाती है। सिर्फ हॉस्पिटल बनाकर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है वो होता जो रहा है 70 सालों से, वो ये होता रहा है कि हम जो है वो हमने हेल्थ केयर को ये समझा है कि हेल्थ केयर जो है वो बड़े अस्पताल बनाकर वहाँ डॉक्टर को अपॉइंट कर वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर फिर मरीजों का इंतजार किया जाए। मरीजों का इंतजार किया, मरीज तो जो है वो पाकिस्तान का पूरा जो है वो जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो तो मरीज बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। तो हम कितने भी अस्पताल बना लेंगे, वो तो अस्पताल तो आप जाके देखें, हॉस्पिटल सारे ओवरलोडेड हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो हमारी तवज्जो इस गवर्नमेंट की, जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है,
अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम ये पाकिस्तान में जो है और तमाम सूबों की के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमने अपनी एक वे फॉरवर्ड हेल्थ पॉलिसी बनाई है और हेल्थ का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका विजन बनाया है, उसके फिर जो है वो एक्शन प्लान्स बनाए हैं और वो सारी कंसल्टेशन और माहिरीन और WHO और गावी और गेट्स फाउंडेशन और दुनिया के तमाम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और दुनिया जो कर रही है, जहां के हेल्थ का निजाम हमसे बहुत, उन सब का निचोड़ ये है कि हमें इंसानों को मरीज बनने से बचाने पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उसके बाद सेकेंडरी बात है कि उसके बाद आप हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल में भी जो हमें बड़े हॉस्पिटल हमारे यहाँ बनाने का रिवाज है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल टर्शियरी केयर में मरीज जो है वो बहुत आखिर में जाना चाहिए। दुनिया का जो निजाम है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करता है कि इंसान को अपने घर के करीब इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए छोटे, जहां पर वो 80-90% बीमारियों का इलाज हो सके। कोई आपको सर्जरी करानी हो, कोई आपको जो है वो खुदा न खास्ता बड़ी कोई बीमारी लग गई हो सीवियर किस्म की, उसके लिए फिर आपको जो है वो टर्शियरी केयर जाना चाहिए। तो चूंकि वो निजाम नहीं है तो हर कोई टर्शियरी केयर में चला जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारे बड़े अस्पताल है वो ओवरलोडेड है। तो एक पूरा जैसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट वन पीस कि आप ये कर लें और दूसरा काम ना करें। इट्स एन होलिस्टिक अप्रोच जो कि पहली दफा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मैंने तो नहीं सुनी, ना मेरे पास जहां मैं गया हूं वहां ये पहले हो भी नहीं रहा था। इसीलिए तो हमने थोड़ा सा जो है वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके समझ के फिर अब हम इसको जो है वो कॉन्क्रीट तरीके से इसके एक्शन प्लान पे चले गए और हम ये हर दिन कुछ ना कुछ इस हवाले से करते चले जा रहे हैं। मुस्तफा भाई, अगर अब चलें इस सवाल को थोड़ा तब्दील करके मैं आपसे पूछती हूँ, ज़ाहिर हेल्थ केयर के हवाले से आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतर है, इसीलिए मैंने सवाल किया कि शायद पिछली हुकूमतों में से किसी को ख्याल ही ना आया, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये फरमाइएगा, पिछले दिनों बल्कि 2 दिन पहले मेरा ख्याल है ऐवान सदर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पेश की है। मैं सेहत के हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि सिंध में हेल्थ का निज़ाम जो है वो एक बेहतर निज़ाम है? क्योंकि वो तो NICVD भी बताते हैं, वो तो साइबर नाइफ का भी हमें बताते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हमें बता रहे होते हैं, लेकिन मैंने आप ही के मुंह से सुना, आपने तकरीब में जब प्राइम मिनिस्टर से बात की तो आपने बताया कि सिंध के अलावा बाकी तमाम तर मुल्क के सूबों में सेहत कार्ड जो है वो मौजूद है। फिर सिंध क्यों महरूम है मुस्तफा भाई, और क्या वजह है? क्या ये हो भी सकेगा सिंध के अवाम के लिए कि इनको भी सेहत कार्ड नसीब हो सके? देखिए, 2 बातें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और जो कारकर्दगी बता रहे हैं वो अपनी जगह टर्शरी केयर की बात है, सारी वो है। और क्या उससे जो है वो सारे सूबे के हेल्थ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है? जवाब है कि नहीं हुई है। जो 8, 10, 12, 20 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उससे जो है वो पूरे कुछ 6 करोड़ लोगों की जो है वो के मसाइल हल नहीं हो रहे। जो चीज़ मिसिंग है आज सिंध में भी और पूरे पाकिस्तान में भी और सिंध में ज़्यादा, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर। इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं है, इसलिए वैसे सारे लोग जो है वो टर्शरी हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जिस डॉक्टर को 30 मरीज या 35 मरीज देखने हैं वो 300 साढ़े 300 मरीजों को देखता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो हमारा आउटस्कर्ट है, ये तो बड़ी शहरों की बात हो गई, जो हमारा आउटस्कर्ट है जो कि दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, वहाँ पे BHUs नहीं है। और आज की जदीद टेक्नोलॉजी, हमने जिस तरह से टेलीमेडिसिन को शामिल करना शुरू किया है, आज डॉक्टरों की गैर मौजूदगी को टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों के मरीजों को कॉम्पनसेट कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। तो मैं समझता हूँ नंबर 2 ये कि आप हेल्थ कार्ड आप जिन्हें जुबान खल्क को नकारा खुदा समझिए। आप सरकार की ब्रीफिंग के बजाय आम आदमी से पूछें कि वो कितना मुतमईन है हुकूमत से, जिसके लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ, कुछ काम ज़रूर हुआ है, बट ये 10% भी शायद नहीं है। 90% जिस हिसाब से बजट है
उस हिसाब से उसकी डिलीवरेंस जो है वो उस तरह से नहीं, उसमें बहुत मजीद इंप्रूवमेंट की, और इंप्रूवमेंट भी प्लान के तहत कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करें, प्रिवेंशन पे फोकस करें, पब्लिक हेल्थ पे फोकस करें, लोगों को बीमार बनने से बचाने पे फोकस करें, सिंध में पीने के साफ पानी का निज़ाम सही करें, वैक्सीन के निज़ाम को सही करें, वहाँ पर जो है वो लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, जो उनको टेंशन है, रोड पे निकल जाए तो लोग इंसान जो है ज़हनी मरीज बन जाता है, ये सब चीज़ें फिर जो है वो पॉपुलेशन पे जो है वो फोकस करें। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें कंडीशन लगाएं कि भाई जो फैमिली आ रही है उनके बच्चों की वैक्सीन पूरी होनी चाहिए, वो उनके बच्चों की पैदाइश में वक्फे होने चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके अल्टीमेट हेल्थ केयर सिस्टम को का हिस्सा है। हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ अस्पताल हॉस्पिटल बनाकर मरीजों का इंतजार करने का नाम नहीं है कि आप एक तरफ से कैंसर के मरीज प्रोड्यूस करते चले जाएं। आप कहते हैं कि भाई 68% बीमारी जो है वो वाटर बोर्न डिजीज है, तो सिंध में जो है वो कितने लोग पीने का साफ पानी पी रहे हैं? कि इसका मतलब है कि अगर आप पीने का साफ पानी सिर्फ सिंध में कर दें अस्पताल बनाने के बजाय, तो आपको 70% लोग जो है वो आपके पास पेशेंट लोड बर्डन कम हो जाएगा। तो मैं जो वो फरमा रहे हैं उसको मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो दैट इज नॉट इनफ, वो इनफ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो इस सारी चीजों से बड़ी आइडियल सिचुएशन हो गई है तो वो 10% भी कैटर नहीं करी चीजें। अब आ जाते हैं हेल्थ का, अब आ जाते हैं हेल्थ कार्ड पे ना, आपके हेल्थ कार्ड वाली बात एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। देखिए, हेल्थ कार्ड पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सूबाई हुकूमतें चला रही हैं। ठीक बात है, ये वफाकी हुकूमत नहीं चला रही। वफाकी हुकूमत जो कल जो सिंध में भी इसको सूबाई हुकूमत ने करना है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट डिवॉल्व जब हो गया तो तमाम इख्तियारात और वसाइल नीचे चले गए और तमाम पैसे भी नीचे चले गए। डिविजिबल पूल में इस साल जो है वो सूबों को 8,700 अरब रुपए मिले हैं, सिंध को 2,400 अरब रुपए मिले हैं। 2,400 अरब रुपए एक साल में, ठीक है। सिंध का जो बजट है वही 250 अरब रुपए का जो है वो हेल्थ बजट है। तो ये काम तो सूबाई हुकूमत ने हर जगह कर रखा है, तीनों सूबों ने, सिंध में भी करना है। हमने जो कल लॉन्च किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वो हमने जो फेडरल टेरिटरी है हमारी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है, वहाँ पर जो है वो जो ये मिसिंग था, 4 सालों से ये डेड हुआ था प्रोजेक्ट। मैंने आने के बाद इसको रीइनिशिएट करने की कोशिश की, प्लानिंग कमीशन ने इसको अप्रूव किया, एहसन इकबाल साहब की मेहरबानी, फाइनेंस ने इसको जो है अप्रूव किया, औरंगजेब साहब की और उनकी टीम की मेहरबानी, और खासतौर पर एहसन इकबाल साहब ने 5 स्कीमें एक दिन में हेल्थ की स्पेशल मीटिंग बुलाकर उनकी टीम ने इसको अप्रूव किया। मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वजीर आजम ने इसको सपोर्ट किया, वजीर आजम साहब की इस पे गाइडेंस थी, उस पे इंस्ट्रक्शंस थे, इसके ऊपर ऑर्डर्स थे, और हमने कल जाकर जो वो 1 करोड़ तकरीबन लोगों को, एजे के जीबी और इस्लामाबाद की पावर 1 करोड़ लोगों को कल जो है वो मुफ्त को हेल्थ की सहूलियात जो है वो कल से लॉन्च कर दी हैं, शुरू कर दी हैं। मैंने सिंध के आधे 10 डिस्ट्रिक्ट्स का केस वजीर आजम साहब को पेश किया था कि सिंध एज एन स्पेशल केस अगर सिंध नहीं कर रहा तो कराची से लेकर 10 और डिस्ट्रिक्ट सिंध के देही इलाके मिलाकर, कराची हैदराबाद और 8 रूरल डिस्ट्रिक्ट मिलाकर कुछ 24 अरब रुपए का ये पैकेज बनता है एक साल में। मैंने रिक्वेस्ट अपनी स्पीच में भी की कि 2 सालों के लिए 24 अरब रुपए वफाक हमें दे दे, हम तीसरे साल से इसको सस्टेनेबल कर लेंगे। ये अगर सिंध नहीं कर रहा तो वफाक इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि इसमें आपको ये पता हो कि जिस तरह अगर सिंध में वजीर आजम सहूलत कार्ड नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे पैनल पे सिंध में 16 हॉस्पिटल हैं कराची के अंदर। मुझे पता है। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये कराची में, तो सिंध में तो सहूलत कार्ड नहीं है, तो कराची में हॉस्पिटल क्यों? तो पता ये चला कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड कराची और सिंध से बाहर का है और वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए चूंकि वो कवर्ड हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में अपने अपने सूबों से, अपने अपने इस्लामाबाद और ये के जीबी से, उनके लिए कराची में मुफ्त सहूलियात के लिए 16 हॉस्पिटल रखे गए हैं। जस्ट इमेजिन करें कि एक गली में 10 लोग, 10 फैमिलीज रह रही हैं, 10 में से 5 फैमिलीज कराची से बाहर के आईडी कार्ड की हैं, 5 कराची की आईडी कार्ड की हैं। तो कराची वाला अपने शहर में रहते हुए अपना आईडी कार्ड पे उसको मुफ्त इलाज नहीं है, लेकिन उसी के सामने से निकलकर कोई कराची के बाहर का आईडी कार्ड वाला होगा, वो जाकर अपने और अपने बच्चों का फ्री इलाज करा रहा होगा। मैं समझता हूं कि ये इससे
थोड़ी सी नहीं ठीक ठाक एहसास महरूमी जन्म ले रही है, तो या तो सूबाई हुकूमत को ये हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना चाहिए। लेकिन मैंने सिंध का ये मुकदमा, सिंध के लोगों का ये मुकदमा वजीर आजम के साथ बंद कमरे में भी, और कल जो है वो कैमरे के सामने जब ये इफ्तिताह हो रहा था तो मैंने वजीर आजम साहब को वो बात याद दिलाकर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की। उन्होंने जवाब में अपनी तकरीर में ये फरमाया कि यस, मैं जो है वो सवाले से सूबे के, सिंध के सूबे के वजीर आला से इस पे वो बात करेंगे। तो मुस्तफा भाई एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आकर कुछ और रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि जरा जब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि लान तान की जाए, लेकिन कम से कम फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। क्या ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट करती हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर या नहीं, ये एक अहम तरीन सवाल है, इसका जवाब लेंगे। और साथ साथ ये भी कि वो जो बल्दियाती जो पूरा अमल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज़ाहिर सवाल एमकेएम उठाती है, लेकिन जो वो तरमीम का मामला है वो हमने सुना तो था वो 26 से शुरू हुई थी, अभी 27 भी हो गई है, वो किधर रह गई ये तरमीम? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। वफाकी वजीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर सिंध के हालात पर बिलखुसूस बात करना चाहते हैं हम, और ज़ाहिर है जो सिंध सरकार ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है उस पर भी बात हो रही है। अगेन थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा साहब। ये फरमाइएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब कि ज़ाहिर ये एक आपको लगेगा तकरार के साथ सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसका जवाब दें। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें उन्होंने बहुत अहम नुकात पर बात की है। वो कह रहे हैं कि ये शहर जो है इसको हम बना रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आपने खुद इस शहर को सर्व किया हुआ है, मुझे आपसे ज्यादा लंबा सवाल करने की जरूरत है नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है, जो दिखाई गई है सबको, जो बताई जा रही है, वो रिफ्लेक्ट भी करती है? क्योंकि इस शहर की गलियों चौबारों या आप चलें अस्पताल और सेहत की बात कर लें, वहां तो हालात हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों से जाके पूछें, बट हम तक इंफॉर्मेशन है। आपको लगता है कि बिलावल साहब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस सारी चीज को जो सिंध में बिलखुसूस यहाँ पर जमीनी हकाइक जो है उसको देखते हुए? देखिए, मैं बिलावल भुट्टो साहब की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को अपने लोगों की बताई हुई चीज़ों पर मनोन यकीन नहीं करना चाहिए। कल को उनको एम्बेरसमेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप शहर में निकल जाइए, इस शहर का हशर देखिए, जो कराची दुखे 50% से ज़ायद है पूरा सिंध का। अगर आप जेन्युइन सेंसस कर लेंगे ना, तो आज ये जो 30 आज की सेंसस पे तो 38% है, लेकिन अगर आप इसको जेन्युइन मरदमशुमारी करेंगे तो कराची 50% से ज्यादा है सिंध का, और कराची मुल्क के 70% रेवेन्यू कमाने वाला शहर है। इस सूबे का 90%, 90 बल्कि 95%, बल्कि 98% रेवेन्यू कमा कर, इस सूबे की रेवेन्यू का 98% ये कराची कमा कर देता है। उस शहर को आज दुनिया ने वर्स्ट लिविंग सिटीज की कैटेगरी में चौथे नंबर पर डाला हुआ। ये हमने नहीं डाला हुआ, ये एमकेएम ने नहीं डाला हुआ। आप जाकर गूगल करें और वर्स्ट लिविंग सिटीज की कैटेगरी में जाएं, आपको पता चल जाएगा दुनिया ने इस शहर को इंसानों के रहने की बदतरीन जो जगह है उसमें इसका नंबर चौथा रखा हुआ है। मेरे ही जमाने में जब मैं मेयर था तो उस जमाने के अख्तिताम के बाद ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल था। आज ये शहर दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल है। फिर आप ही की तमाम नेशनल टीवी के स्क्रीनों पे हम हर तीसरे दिन देखते हैं कि कोई बच्चा खुले हुए गटर में गिर गया और जो है वो उसकी लाश जो है वो निकालने में मसाइल हो रहे हैं। इमेजिन करें कि दुनिया चांद पर जा रही है, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन, पाकिस्तान का पोर्ट सिटी शहर, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमाने वाला जो है शहर, पाकिस्तान के सूबे सिंध का दारुल खिलाफा, जहां पर स्टेट बैंक है, पोर्ट है, वहां पर दुनिया चांद पर जा रही है। और आज हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके, इंसानों की जाने जा रही हैं। फिर 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर शहर में पानी खरीद कर पीते हैं। आप डिफेंस से लेकर क्लिफ्टन से लेकर आप जो है वो कच्ची आबादियों में चले जाएं, हर जगह वाटर टैंकर से पानी आता है और वो यहीं के लोग जो है वो बेच रहे हैं, यहीं का पानी चोरी करके जो है वो लोगों को बेचा जाता है। अस्पतालों में आप चले जाएं तो यकीनन आप जिस तरह की फैसिलिटीज बताई गई वो मशीनें हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन आप लोगों का अंबार तो देखें।
आप जरा इन हॉस्पिटल्स में रश देखें, उसके बाद जो है वो लोगों के में प्राइमरी केयर में आए, सेकेंडरी केयर में आए, आप फिर वहां से निकलकर किसी मोहल्ले में चले जाएं, औरंगी टाउन में चले जाएं, लियारी में चले जाएं, बल्दिया टाउन में चले जाएं, गुलशन इकबाल में चले जाएं, देखें कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वहां की जो डिस्पेंसरियां हैं, वहां की जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, वहां पे क्या। और फिर आप चले, ये तो शहर है, फिर आप निकलकर चले जाएं जरा हैदराबाद, तो वहां क्या कंडीशन है। फिर आप निकलकर चले जाएं जरा जो है वो मीरपुर खास, तो फिर जो है वो बेनजीराबाद, इसी तरह से जो है वो जामशोरो चले जाएं, लाड़काना चले जाएं, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे जाके जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है उसकी जाके कंडीशन देखें। फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही शहर में, कोई जो है वो नया कारोबार नहीं आ रहा, लोग जो है वो गवर्नेंस की कंप्लेन कर रहे हैं, तो न शहर खुदा पड़ा हुआ है सारा, खंडर बन गया सारा, बारिश होती है तबाह भरा। तो मैं समझता हूं कि नहीं, जो बताई जा रही है बात पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें और ग्राउंड रियलिटीज में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये पीपल्स पार्टी की चौथी कंसेक्यूटिव हुकूमत चल रही है। 18 साल पूरे हो गए, 18 साल, 20,000 अरब रुपए से जायद डिविजिबल पूल में और एनएफसी अवार्ड में पैसे आए, 20,000 अरब से जायद। उसके बाद जो अगर ये कंडीशन है, मैं समझता हूं कि नहीं, जो बोला जा रहा है ऐसा कुछ ग्राउंड पे है नहीं। ओके मुस्तफा भाई, अच्छा चलें जरा इस चीज को यहाँ रोकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये इतना लेंदी सब्जेक्ट है कि हम इस पर बहुत देर बात कर सकते हैं। ये फरमाइएगा कि एक आईनी तरमीम की बात थी और आपने कहा कि भाई अगर आप बल्दियाती निजाम को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है एमकेएम की कि आप एक आईनी तरमीम कर दें। अच्छा देखें, 26वीं 27वीं 2 तरमीम सर हो चुकी हैं। अब ये जो बल्दियाती निजाम की तब्दीली के लिए आईनी तरमीम की डिमांड थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, मैं नहीं कहती, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये कहां रुक गई है, किसने आपके हाथ रोक दिए हैं और ये क्यों नहीं हो पा रही है, और इसमें क्या कबाहतें हैं, कौन रास्ता रोक रहा है आपका? जी अभी तक वो तरमीम जिंदा है। अच्छा। हमने उस तरमीम की सौदाबाजी करके कोई और मुतालबा नहीं किया। अच्छा। कोई और हुकूमत नहीं मांगी, कोई सरकार नहीं मांगी, कोई वजारत नहीं मांगी, कोई ठेके नहीं मांगे। जब हम इस हुकूमत में जा रहे थे तो ये इस एमक्यूएम का एक यूनिक कदम है कि हमने हमेशा हुकूमतें ज्वाइन की हैं, कोई 12 नुकाती, कोई 50 नुकाती, कोई 38 नुकाती एजेंडे के ऊपर। इस दफ़ा हमने हुकूमत जो है वो ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा रखा, और वो ये कि ये आईनी तरमीम का मसवदा हमने PMLN ने जब हमें दावत दी तो हमने इलेक्शन के बाद हुकूमत में जाने से पहले ये एग्रीमेंट बाकायदा उनके साथ साइन किया है, एक पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साइन किया है। इसी का नतीजा है कि आप देखें कि पंजाब की असम्बली ने यूनिवोकल होकर डिस्प्यूटेड इस तरमीम की हिमायत करके उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास करके वफाक को कहा है कि वफाक आइन में तरमीम करे। उन्होंने अपने पास कानून साजी की बात नहीं की है, उन्होंने कहा कि वफाक आइन में तरमीम करे, जो कि हमारी वाली बात है। 26वीं तरमीम जब हो रही थी उस वक्त हमने ये मुद्दा उठाया, नहीं मानी पीपल्स पार्टी, कहा गया कि अगली तरमीम में देखेंगे। 27वीं तरमीम में PMLN ने, कैबिनेट ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, सब ने बात मान ली, नंबर भी हमारे पास पूरे थे। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, अगर आप हम पर जोर देंगे तो हम दूसरी जो शिके हैं उसके ऊपर भी वोट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली और बड़े फैसले होने थे, इस वजह से फिर बैक ऑफ होना पड़ा। आज भी हमारी तरमीम उसी स्टैंडिंग कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी हुई है, अलाइव है। और मैं समझता हूं जिस तरह से पिछले यूनिवोकल होकर वजीर आजम ने, और वजीर आजम ने जब ये 27वीं तरमीम जब अप्रूव हो रही थी, आप वजीर आजम पाकिस्तान साहब की स्पीच निकाल कर देखें, पहली दफा वजीर आजम पाकिस्तान फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि एमक्यूएम की जो तरमीम है वो जायज है, उसको जो है वो कबूल होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को राजी करने की कोशिश करूंगा। जो वजीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, जो वजीर इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास राना तनवीर साहब, उनकी आप स्पीचेस देखें, वो कहते हैं कि इस तरमीम के बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। उन्होंने आगे और भी ज्यादा सीरियस बातें की हैं, लेकिन ये मैं समझता हूं कि, और पंजाब हुकूमत ने, असेंबली ने इस बिल के ऊपर अपना एक बिल पास किया, रेजोल्यूशन पास किया। ये एमक्यूएम की कामयाबी है, सारी हमारी कोशिशों का नतीजा है कि हम इस केस को यहां तक लेकर आए। तो मैं बहुत पुरुमीद हूं कि अब ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, अब ये एमक्यूएम की ख्वाहिश नहीं है, अब ये पाकिस्तान चलाने की और बचाने की मजबूरी है, मजबूरी है।
है। आप पाकिस्तान देखिए, नहीं इस निजाम से पाकिस्तान नहीं चल रहा, आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, आप मुसलसल बददिल लोग पैदा कर रहे हैं, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर। ये अब ये सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं रहा हमारी आईनी तरमीम, अब ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है, अब ये नेशनल इकोनॉमिक इशू बन गया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तरमीम जो है वो पेश भी होगी और मंजूर भी होगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हमारी बात और मुल्क के तमाम और पार्टीज की बात मानेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें, ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जरा कुछ और मामला, तंजीमी मामला पर भी कुछ बात करते हैं। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप 13 मार्च 2016 को पाकिस्तान आए थे और आपने और अनीस कायम खानी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो की थी वो सबको पता है, पूरी दुनिया ने देखी हुई भी है। अच्छा, जो बात अभी आपने 28 दिसंबर 2025 को की, मेरे लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ये वक्त तक कोई मतलब मुझे अलग चीज नहीं लगी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर मुझे शौक हो कि अरे ये क्या कह दिया मुस्तफा कमाल ने। तो आप वही सारी बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये कौन लोग हैं जिनको आपकी तनकीद जो है बानी MQM पर पसंद नहीं आई? वो कौन लोग हैं जिनको लगा कि भाई ये कर दिया मुस्तफा कमाल ने? असल में कुछ लोगों की रोजी रोटी है अल्ताफ हुसैन। अच्छा। और वो उनके परों में छुपकर जो है वो लोगों को उनसे डराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तो औकात कोई है नहीं। उनको पता है कि वो जो है वो इस काबिल नहीं है कि किसी के सामने खड़े हो सकें। अच्छा। तो एक ऐसा छोटा सा तबका है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं जो अल्ताफ हुसैन के परों में छुपकर अल्ताफ हुसैन से लोगों को डराते हैं और रियासत को भी डराते हैं, कि कोशिश करते हैं, डराते तो नहीं, कोशिश करते हैं। अच्छा। और रियासत के सामने भी उसको बड़ा हेओला बनाकर पेश करते हैं। तो उसको जो है वो उसकी कभी सोशल मीडिया पे प्रचार होती है, कभी जो है वो एक्चुअली अल्ताफ हुसैन के बेरोजगार होने से वो सब लोग बेरोजगार हो गए। और अल्ताफ हुसैन जब अल्ताफ हुसैन की पावर वापस आएगी तो वो सब लोग रोजगार पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो अब वो हमें तो सब चीजों की कैलकुलेशन है। अच्छा। तो ये जो आपने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल किया कि किसी को क्या तकलीफ हुई है, वो लोग जो कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने भी जो है वो इस वाली बात पर जो खुद अल्ताफ हुसैन को के ऊपर ड्रोन हमले करने की बात करते रहे हैं, जो खुद जो है वो सारी चीजों के ऊपर बात करते रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो हमारी बात के ऊपर जो है वो हमसे सींग लड़ाने की कोशिश की है। अच्छा। तो देखिए, मैंने इसलिए काम किया कि मुझे तो अपनी नस्ल को बचाना है, मुझे तो अपनी कौम को बचाना है। देखिए, 15 साल पहले डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ था। अल्ताफ हुसैन साहब और उनके साथी उसके मास्टर माइंड करार दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अदालत ने फैसला किया। पाकिस्तान की अदालत ने क्यों फैसला किया? स्कॉटलैंड यार्ड वहां से आई, उसने यहाँ पे सबूत पेश किए। स्कॉटलैंड यार्ड पहले उन तमाम कातलों को वहां मांग रहे थे, लेकिन बरतानिया का लॉ है कि वो अगर कोई रियासती इदारों के पास एक मखसूस मुद्दत से ज्यादा रह जाए तो फिर उसको फिर एक तरह से उसको फेवर मिल जाती है अगर आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो अगर वो उसको कोर्ट 5 साल ये रह चुके थे, अगर वहां पे पेश करते तो इनको वहां पे रिलीफ मिल जाता। अच्छा। तो इसलिए ये केस पाकिस्तान में चला, स्कॉटलैंड यार्ड सबूत लेकर आई और सबूत और शवाहिद की रोशनी में ये कोर्ट का फैसला है 2020 में कि कातिल तो ये थे जिन्होंने जो पकड़े गए उन्होंने एक्सेप्ट किया, तमाम फोरेंसिक जो है वो मैच कर गई। और उसके बाद जो टेलीफोन रिकॉर्ड है, उनका बयानात हैं, जो इफ्तिखार जो कि उनके अल्ताफ हुसैन साहब के कजन हैं, उनकी कॉल रिसीव करते हैं, उनके मैसेंजर हैं, उनको जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया कनाडा से आते हुए। वो इस केस में उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने गिरफ्तार होना था। तो चूंकि और उसको फिर मास्टरमाइंड उन्होंने कोर्ट ने डिक्लेयर किया और मास्टरमाइंड डिक्लेयर करके अल्ताफ हुसैन को मास्टरमाइंड डिक्लेयर करके कोर्ट ने उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिवोक किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट को कैंसिल किया। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड को कैंसिल किया। अच्छी बात कह दी आपने। और आज वो पाकिस्तानी डुअल नेशनल नहीं है, अब उसे बरतानिया के शहर। बिल्कुल ठीक। 1 मिनट रुक जाएगा मुस्तफा कमाल साहब, यहीं पर रुक जाइएगा। हम एक ब्रेक से वापस आते हैं। आज के हालात में अगर हम बात करें, जब एक अच्छा दौर था MQM का, मुशर्रफ साहब के दौर की मैं बात करना चाहूंगी, जब ज़ाहिर MQM जो है वो पूरी तरह से हर चीज पर बाइख्तियार थी। उस वक्त मसल्स थे, उस वक्त बानी MQM के आने के रास्ते हमवार थे, क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त के वजीर दाखिला के साथ उनके मरासिम बड़े क्लोज थे।
उस वक्त वो नहीं वापस आ सके, तो अब वापस तो मेरा ख्याल ही है कि आ ही ना जाए कहीं। तो इस पर जरा पूछते हैं कि क्या उन खदशा है कि वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे मेहमान है। जरा उनसे गुफ्तगू अब कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक हो रही है जो उन्होंने हालिया दिनों में की थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये फरमाइएगा, देखिए कुछ सवाल शायद अजीब लगे लेकिन हकीकत यही है ना, आज के सियासी माहौल में बानी एमक्यूएम की डिबेट ही इनरेलेवेंट हो गई है ना। लोग नहीं बात करते, नाम नहीं लेते उनका, उनकी तस्वीर नहीं चलती। लेकिन जब आप नाम लेते हैं, आप एक अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो फिर ये लगता है लोगों को, ये लगा कि भाई एक तो आपकी बात उनको पसंद नहीं आई, तनकीद करने वालों को, फिर वो कह रहे हैं इससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, और थोड़ी माइलेज ही मिल गई। जब एक शख्स रेलेवेंट ही नहीं रहा, आज अगर आज के हालात की मैं बात करूं, तो क्या आपको लगता है वो पाकिस्तान आएंगे? सना बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो है वो ये आपने जो बात की है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इस पे मेरा जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब है कि बिल्कुल आपका तजिया बिल्कुल उनका कोई रोल नहीं है। इसी वजह से तो 2 सालों से आपने मेरी जुबान से अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं सुना होगा। मैं 2 साल से भी ज्यादा जा सकता हूँ, आप इससे ज्यादा मैंने लफ्ज नहीं बोला है 2 सालों। अभी क्यों बोलने की जरूरत पड़ी? इमरान फारूक की अहलिया की डेथ हो जाती है, उनकी लाश को पाकिस्तान लेकर आना है। ठीक हो गया। वो आदमी जो कि 15 सालों से ये बेवा वहां रह रही थी, इसने उनको पूछा नहीं। अपने इसके 8 मकानात हैं, वहां पर वो खैराती मकान में 2 बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, जिसको ये शहीद इनकलाब कहते हैं, जिसको ये जो है वो जो इनका कन्वीनर था, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कैमरे बुलाकर रोने वाला सारा ड्रामा रचाया सारा, जिसका ये इसने जो है वो एक दफा उनको पूछा नहीं। अब जब लाश मिल गई तब ये दुनिया भर में सोशल मीडिया पे आकर अब ये इसने चंदा शुरू कर दिया। लाश इमेजिन करें कि जिस अल्ताफ हुसैन के तकिए के नीचे से स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो 6-6 लाख पौंड बरामद कर चुकी है, वो 6000 पौंड के लिए दुनिया भर से चंदा कर रहा है लाश भेजने के लिए, नंबर 1। फिर जो है वो उसी सोशल मीडिया पे बैठकर आप देखें ना एक्टिविटीज, वो इमरान फारूक के बच्चों को आवाज लगा रहा है कि बच्चों दादा अब्बू से तो आकर मिलो। ये नहीं कि वो खुद बता रहा है कि दादा अब्बू, जो खुद को दादा अब्बू कह रहा है, उससे बच्चों ने 15 सालों में मुलाकात की नहीं, अभी नहीं मिलना चाहते। वो सोशल मीडिया के जरिए उनको बुला रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो इस साथ ये भी कह रहा है कि मैं ये बताऊंगा कि इमरान फारूक को किसने कत्ल करवाया, किसने मारा। अब ये बात ऐसी है, 15 साल पहले मर्डर हुआ, ठीक है, जो कातिल है, जो मास्टरमाइंड है, उसने 15 सालों में लंदन में कोई अपील नहीं की, जिसका कन्वीनर मरा है, जो उसको शहीद इनकलाब कह रहा है, जो आज बताने की कोशिश कर रहा है कि किसने मारा। भाई बता क्यों रहा है? तू अपील करना वहां पे, तू बरतानिया में है, वहां की अदालतें आजाद हैं, स्कॉटलैंड यार्ड आजाद है, कोई पाकिस्तान का जबर नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा और मर्डर भी वही हुआ है, तो एक अपील लगाते ना। 15 सालों में कोई अपील नहीं लगाई, क्योंकि अपील कैसे लगाएंगे? खुद ही पकड़े जाएंगे। अगर अपील करेंगे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो कुरा तो इसका निकलता है, वो तो मास्टरमाइंड है, तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन उसकी दीदा दिलेरी देखें आप, उसकी जो है वो उसकी दीदा दिलेरी देखें, और यहां पर जो उसके जो है वो 4 चेले बैठे हुए हैं, उनका जो है वो उनकी बेगैरती का लेवल देखें कि जो बंदा अपने ही कन्वीनर का कातिल है, जी जी, वो 15 सालों के बाद बैठकर सोशल मीडिया पे कह रहा है कि वो बताएगा कि कत्ल किसने किया। अब जो बच्चा उस वक्त 3 साल का था, आज 18 साल का है सना बीबी। जो बच्चा 5 साल का था, जिसको उस वक्त होश नहीं था, आज वो 20 साल का है। तो जब मर्डर हुआ तो उसको तो नहीं पता था कि क्या हुआ है, आज उसको पता है कि क्या हो रहा है, देख रहा है वो। अगर उसको मैं, और फिर यहां पर किसी में दम नहीं है कि वो सच बोले। मुस्तफा कमाल भी आज ये सारी चौकादरीपन जो देखकर, ये सारा झूठ देखकर अगर खामोश रहे तो यार हमारी जिंदगियों पर जो है वो फिर बेकार है हमारी जिंदगियां। इसलिए मैंने जिसको जो जुबान समझ में आती है, मैंने उसी जुबान में उससे बात की है। मुझे लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है कि क्या
लिमिट्स हैं किससे क्या कैसे करनी है, लेकिन मैं एक कातिल से मुखातिब हूं और उस बेगैरत कातिल से मुखातिब हूं जो कि कत्ल करने के बाद जो मेरी पूरी कौम को खा गया, जो नौजवानों को खा गया, जिसने शोधा कब्रिस्तान आबाद कर लिया, जिसने लापता करवा दिए बच्चे। भाई ये जो आज हम आपने बात की इतनी लंबी चौड़ी कि ये आईनी तरमीम की, ये आईनी तरमीम छुट्टी वाले दिन असेंबली खोलकर कबूल होती। इस कराची ने इस आदमी को 40 सालों में इतना ज्यादा, इतनी पावर, इतना मैंडेट दे रखा था कि इसकी एक कॉल पर हम 5 लाख लोगों को रोड पर लेकर निकलते, एक पत्ता नहीं तोड़ते, रोड पर आराम से बैठते, पूरे पाकिस्तान के हुकूक, इख्तियारात और वसाइल ये असेंबली जो है वो खोलकर हमें आईनी तरमीम करके देखती। क्यों नहीं ख्याल आ गया इसको? 40 सालों में इस आदमी को क्यों नहीं ख्याल आ गया? इसने अपनी बदमाशी, अपने पैसे के लिए इस कौम के अपने यहाँ के नौजवानों को इस्तेमाल किया। ये तो मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर इस कौम की जान छुड़वाई है। लापता बच्चों को वापस लेकर आए या इनके नौजवानों आज इस शहर के देखें, ये तकरीर करता था, FIR यहाँ के नौजवानों की कटती थी। उसी दिन इस तकरीर पर 200 लोग जो अपने उड़ जाते थे उसी रात में। ये तकरीर तो आज भी करता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये आज हमारा कमाल है कि मुस्तफा कमाल और उसके बाद की तहरीक की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकरीर के बाद मेरे नौजवानों की FIR नहीं कटती, उनको घरों से नहीं भागना पड़ता। इन नौजवानों ने सीधा रास्ता इख्तियार किया है। तो ये पूरा एक और उस पे जो है वो कोई समझ बैठे कि अगर कोई फर्ज करें टीवी सोशल मीडिया पे बैठ के इसके 4 लोग उसके लिए शेरो शायरी कर रहे हों, उसके लिए जो है वो अच्छे कलमात अदा कर रहे हों, उसको बोल रहे हो कि जी इसको माफ कर देना चाहिए। ओ भाई, तुम्हारे घर से कोई मरा है यार, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई होश भी है? क्योंकि तुम जो है वो बेरोजगार लोग हो, तुम्हें अल्ताफ हुसैन की बदमाशी चाहिए अपनी बदमाशी शुरू करने के लिए, तो अब ये हमारी जिंदगियों में तो ये वाला काम नहीं होना। इंपॉर्टेंट बात करने मुस्तफा भाई, लेकिन मैं बस कल हमने एक प्रोग्राम किया था, कादिर खान मंदोखैर मेरे मेहमान थे, उनसे मैंने सवाल किया क्योंकि वो मुखबर खास कह रहे थे MKM के, तो ये फिर मैंने उनसे बहुत इसरार से पूछा कि किसको कह रहे हैं भाई मुखबर खास, तो उन्होंने कहा मैं मुस्तफा कमाल को कह रहा हूँ। क्यों ऐसे अलकाबात, आप क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? क्यों देते हैं लोग ऐसे अलकाबात? मेरा जो है मेरा लेवल नहीं है जिसका आपने नाम लिया, उसकी मेरा लेवल नहीं है। इसको छोड़ दें। अच्छा ये बताइए वो मैं जो ओके आप मुझे ये बताइए मुस्तफा कमाल साहब कि देखिए बल्दियाती आईनी तरमीम हो जाती है और आप कह रहे हैं वो होगी, वो कहीं जो है डस्ट डाउन नहीं हुई है, वो हम लेके चल रहे हैं आगे और होना ही है उसको। आप कह रहे हैं वो मजबूरी बन गई है, सिस्टम की मजबूरी बन गई है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ज़ाहिर 2027 में होने, लेकिन अगर कल भी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो अनाउंस हो जाते हैं, आईनी तरमीम भी हो जाती है, इसका बेनिफिशरी कौन होगा? MQM पाकिस्तान होगी, PTI होगी या जमात इस्लामी होगी? और क्या MQM ने अपने बल्दियाती इंतखाबात में जाने के लिए तैयारी भी की हुई है, या ये आपको लगता है कि हम है ही नहीं इस गेम में तो क्या करना? मैं समझता हूं कि आपका ये सवाल जो है वो खालिद मकबूल जो हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के, उनसे होना चाहिए और उनके पास यकीनन इस वाली बात का जवाब होगा। मेरी बात जो है वो शायद उस तरह से ना हो कंप्लीट, तो आप ये सवाल ज़रूर जो है वो जो कि पार्टी के MKM पाकिस्तान के चेयरमैन हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि उनकी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी है, 1 साल के बाद जो इलेक्शन है उसके लिए क्या तैयारी है, और ये उनसे आप पूछें, उन्होंने तैयारी कर रखी होगी तो आपको बताएंगे भी इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच। सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमसे बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, अब ज़ाहिर है ऑन एयर है, हम तो कह ही देते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी हम कोशिश में आए कि किसी तरह वक्त ले सकें और शहर के और तंजीमी जो उनके मामलात हैं उस पर सवाल हों, लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम का अपना फीडबैक जरूर देना है। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।